नमस्कार। आज हम गैबोन का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। ये मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर के किनारे बसा एक देश है। अक्सर शायद खबरों में उतना नहीं रहता, लेकिन यहाँ तेल का खजाना भी है और दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण वर्षावन भी। हमारे पास जो सामग्री है वो गैबोन की एक काफ़ी व्यापक तस्वीर पेश करती है, इसके भूगोल से लेकर हाल की राजनीतिक उथल-पुथल तक सब कुछ। तो इस बातचीत का मकसद है इन स्रोतों से सबसे अहम जानकारियों और विश्लेषणों को निकालना। हम गैबोन के भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और खास तौर पर इसकी जो असाधारण प्राकृतिक विरासत है और जो हाल में सैन्य तख्तापलट हुआ, उसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये स्रोत हमें इस दिलचस्प देश के बारे में क्या सिखाते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत इशारा करते भी है, गैबोन एक तरह से विरोधाभासों का देश है। एक तरफ देखिए तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है, तेल की वजह से। दूसरी तरफ विशाल प्राकृतिक सुंदरता है, घने जंगल, अनोखे वन्य जीव। फिर दशकों तक एक ही परिवार का शासन रहा, जिसने एक खास किस्म की स्थिरता दी, कह सकते हैं। लेकिन फिर अचानक 2023 में सब बदल गया। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये स्रोत इन सब जटिलताओं को कैसे परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गैबोन दुनिया के नक्शे पर है कहाँ। जैसा आपने कहा, मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। इसके पड़ोसी देश हैं इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून और कॉन्गो गणराज्य। पश्चिम में अटलांटिक महासागर का लंबा तट है। राजधानी लिब्रेविल वो तट पर ही है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि आकार में ये करीब करीब ब्रिटेन जितना होगा, लेकिन आबादी बहुत कम है और तेल संपदा से भरपूर। बिल्कुल। और ये जो भौगोलिक स्थिति है, ये अपने आप में बहुत कुछ तय करती है। अटलांटिक तट का होना मतलब तेल के निर्यात के लिए एक सीधी लाइफलाइन है। एकदम। इसने पिछले कई दशकों से इसकी अर्थव्यवस्था को आप कह सकते हैं परिभाषित किया है। लेकिन साथ ही भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास होने का मतलब है गर्म, नम जलवायु और विशाल घने वर्षावन। जानकारी बताती है कि देश का लगभग 85 से 90% हिस्सा जंगलों से ढका है। 90%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ जंगल नहीं है, ये दुनिया की सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से हैं। तो एक तरफ तेल, दूसरी तरफ जंगल, कह सकते हैं यही गैबोन की कहानी की शुरुआत है। अच्छा, अब इतिहास पर नजर डालें तो स्रोत बताते हैं कि यहाँ बाहरी संपर्क और व्यापार तो पुराना है, लेकिन जो आधुनिक इतिहास है वो यूरोपीय उपनिवेशवाद से जुड़ा है। 19वीं सदी के अंत में ये फ्रांस का उपनिवेश बना। फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका का हिस्सा था ये। फिर 1960 में इसे स्वतंत्रता मिली, लेकिन आज़ादी के बाद का इसका सफ़र वो अफ्रीका के कई देशों से थोड़ा अलग रहा है। अलग इस मायने में कि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता उस तरह की नहीं रही जैसी कई पड़ोसी देशों में देखने को मिली, कम से कम ऊपरी तौर पर। स्वतंत्रता के बाद जल्द ही 1967 में उमार बोंगो सत्ता में आए और वो 2009 में अपनी मृत्यु तक राष्ट्रपति रहे। 1967 से 2009, मतलब 40 साल से भी ज्यादा। जी हाँ, 40 साल से भी ज्यादा। उनके बाद उनके बेटे अली बोंगो वो राष्ट्रपति बने। तो कुल मिला के देखें तो लगभग 56 साल तक एक ही परिवार का शासन रहा। स्रोत इसे खास तरह की स्थिरता के दौर के रूप में तो दिखाते हैं, लेकिन साथ ही ये भी इशारा करते हैं कि इसे गहरे सत्तावाद, भ्रष्टाचार और चुनाव में धांधली के आरोपों से भी जोड़ा जाता रहा। और फिर 2023 में अचानक सब कुछ बदल गया। अगस्त 2023 में चुनाव हुए, अली बोंगो को विजेता घोषित किया गया। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर सेना ने तख्ता पलट कर दिया। बिल्कुल, सेना ने चुनाव परिणामों को रद्द कर दिया, सभी सरकारी संस्थाओं को भंग कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। स्रोत बताते हैं कि तख्ता पलट का नेतृत्व जनरल ब्राइस ओलिगुई गुएमा ने किया। जो दिलचस्प बात है कि राष्ट्रपति के अपने रिश्तेदार और प्रेसिडेंशियल गार्ड के प्रमुख थे। ये घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर है दशकों के बोंगो शासन का अंत तो हुआ, लेकिन क्या ये लोकतंत्र की ओर एक कदम है या फिर सत्ता का एक और केंद्रीकरण? स्रोत इस पर थोड़े बटे हुए लगते हैं। कुछ विश्लेषण इसे जनता के बीच बोंगो परिवार के प्रति जो बढ़ता असंतोष था उसका नतीजा मानते हैं और उम्मीद जताते हैं कि शायद अब कुछ सुधार होंगे। वहीं दूसरी ओर चिंताएं भी हैं कि ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण है, मतलब एक गुट से दूसरे गुट को, और वास्तविक बदलाव शायद ना आए। तख्ता पलट के नेताओं ने संक्रमण काल और चुनाव कराने का वादा तो किया है, पर भविष्य अभी अनिश्चित है।
ये इस देश के लिए एक बहुत नाजुक मोड़ है। बिल्कुल। अब जरा गैबोन के लोगों और संस्कृति पर बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि देश की आबादी सिर्फ 25 लाख के आसपास है। इसके क्षेत्रफल को देखते हुए ये तो बहुत ही कम है, यानी जनसंख्या घनत्व काफी कम है। हाँ, और इस कम जनसंख्या घनत्व का एक सीधा असर आप पर्यावरण पर देख सकती हैं। कम आबादी का मतलब है जंगलों और वन्य जीवों पर दबाव भी कम। शायद ये भी एक कारण है कि गैबोन अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में अपेक्षाकृत ज्यादा सफल रहा है। इस पर हम आगे बात करेंगे। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। अच्छा, भाषा की बात करें तो आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। ये तो औपनिवेशिक विरासत का प्रतीक है और प्रशासन, शिक्षा, व्यापार में इस्तेमाल होती है। लेकिन लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कई स्थानीय भाषाएं बोलते हैं, जिनमें फांग, म्याने, न्यजेबी जैसी भाषाएं प्रमुख हैं। स्रोत बताते हैं कि यहाँ 40 से ज्यादा जातीय समूह हैं। जी हाँ, 40 से ज्यादा, और सबकी अपनी अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाज हैं। संस्कृति की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि ईसाई धर्म प्रमुख है, लेकिन पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताएं और इस्लाम भी मौजूद हैं। और यहाँ की कला, खासकर लकड़ी की नक्काशी और जो मास्क बनाने की कला है, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। फांग जनजाति के मास्क कहा जाता है कि पिकासो जैसे यूरोपीय कलाकारों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अच्छा? हाँ, और पारंपरिक संगीत और नृत्य भी सामाजिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो फ्रेंच प्रभाव के बावजूद गैबोन की अपनी एक गहरी और विविध सांस्कृतिक पहचान है, जो इन स्थानीय समूहों और उनकी कलाओं में झलकती है। हम आते हैं अर्थव्यवस्था पर। यहाँ वो विरोधाभास शायद और ज्यादा साफ नजर आता है। स्रोत बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि गैबोन प्राकृतिक संसाधनों से, खासकर तेल से मालामाल है। बिल्कुल। तेल की खोज 1950 के दशक में हुई थी और तब से ये अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना हुआ है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा और सरकार की कमाई का भी बड़ा हिस्सा तेल निर्यात से ही आता है। इसके अलावा मैंगनीज के उत्पादन में भी गैबोन दुनिया के अग्रणी देशों में है और लकड़ी का निर्यात भी महत्वपूर्ण है। सही कहा। और इन संसाधनों की वजह से, जैसा हमने पहले कहा, कागज पर गैबोन अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में से एक दिखता है अगर हम प्रति व्यक्ति जीडीपी देखें। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, जैसा कि स्रोत साफ बताते हैं। यहाँ आय की असमानता बहुत ज्यादा है। अच्छा। तेल से होने वाली कमाई का फायदा आबादी के एक बहुत छोटे से हिस्से तक, खासकर जो राजनीतिक और व्यापारिक अभिजात वर्ग है, उसी तक सीमित रहा है। एक बड़ी आबादी, खासकर ग्रामीण इलाकों में, वो गरीबी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। साफ पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इन तक पहुंच सबके लिए बराबर नहीं है। तो ये वही संसाधन अभिशाप वाली बात हुई जिसका जिक्र अक्सर तेल समृद्ध देशों के लिए होता है। हाँ, बहुत हद तक। रिसोर्स कर्स या संसाधन अभिशाप का मतलब यही है कि प्राकृतिक संसाधनों की भरमार वो विकास को गति देने के बजाय एक बाधा बन सकती है। ऐसा कई कारणों से होता है, जैसे अर्थव्यवस्था कुछ ही चीजों पर निर्भर हो जाती है, गैबोन में तेल पर। इससे वो वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी क्षेत्रों जैसे कृषि या मैन्युफैक्चरिंग, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। और जैसा हमने देखा, संसाधन धन अक्सर भ्रष्टाचार और असमानता को भी बढ़ावा देता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि गैबोन की सरकार ने अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की जरूरत को पहचाना है। पर्यटन, खासकर इको टूरिज्म और कृषि को बढ़ावा देने की बातें हो रही हैं, और ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन ये प्रयास अभी शुरुआती दौर में है और तेल पर निर्भरता अभी भी बहुत ज्यादा है। ये ग्रीन इकोनॉमी और इको टूरिज्म वाली बात हमें गैबोन के सबसे अनोखे और शायद सबसे सकारात्मक पहलू की ओर ले जाती है। वो है इसकी प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता। स्रोत इस बात पर लगभग एक मत दिखते हैं कि गैबोन इस मामले में अफ्रीका ही नहीं, शायद दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। ये वाकई असाधारण है। सोचिए, एक ऐसा देश जो अपनी कमाई के लिए तेल पर इतना ज्यादा निर्भर है, उसने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए इतने ठोस कदम उठाए हैं। 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार बोंगो ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए देश के 11% भूभाग को कवर करते हुए 13 राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा की। 13 राष्ट्रीय उद्यान? हाँ, 13। ये एक बहुत बड़ा कदम था उस समय। और गैबोन दुनिया के उन कुछ ही देशों में है जिन्होंने अपने समुद्री क्षेत्र का भी एक बड़ा हिस्सा संरक्षित किया है। और इन राष्ट्रीय उद्यानों में क्या खास है? स्रोत लोपी नेशनल पार्क का जिक्र करते हैं, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यहाँ बड़ी संख्या में पश्चिमी तराई गोरिल्ला और चिंपांजी पाए जाते हैं। बिल्कुल।
और इवेंडो नेशनल पार्क वो अपनी शानदार कोंगू और मेंगावली जलप्रपातों और प्राचीन वर्षावनों के लिए जाना जाता है। यहाँ भी जंगल हाथी, भैंसें और कई तरह के बंदरों का घर है। स्रोत बताते हैं कि गैबोन में अब भी अफ्रीका के जंगल हाथियों की शायद सबसे बड़ी आबादी में से एक रहती है। जंगल हाथियों की सबसे बड़ी आबादी, वाह। जी, इसके अलावा यहाँ तेंदुए, हिप्पो, मगरमच्छ और हजारों तरह के पक्षी और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। ओगुए नदी, जो देश की सबसे बड़ी नदी है, उसका पूरा बेसिन ही जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है। और गैबोन की सरकार ने सिर्फ पार्क बनाने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अवैध कटाई और शिकार पर रोक लगाने के लिए भी कदम उठाए हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्बन क्रेडिट जैसी पहलों में सक्रिय भूमिका निभाई है। कार्बन क्रेडिट? हाँ, जहां देश अपने जंगलों को बचाने के एवज में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये दिखाता है कि गैबोन अपने जंगलों को सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन ही नहीं, बल्कि एक वैश्विक संपत्ति के रूप में देखता है। ऐसी संपत्ति जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर सकती है। ये उनका हरा सोना है, जो शायद भविष्य में काला सोना यानी तेल से भी ज्यादा कीमती साबित हो। तो इन सभी जानकारियों को अगर हम समेटें तो कह सकते हैं कि गैबोन एक बहुत ही जटिल और बहुआयामी देश है। एक तरफ तेल का धन है, जिसने इसे क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनाया, लेकिन साथ ही असमानता और निर्भरता की समस्याएं भी पैदा की। दूसरी तरफ इसके पास अविश्वसनीय प्राकृतिक खजाना है, जिसे बचाने के लिए इसने वाकई सराहनीय प्रतिबद्धता दिखाई है। और अब ये एक राजनीतिक चौराहे पर खड़ा है, जहां दशकों पुराने शासन का अंत तो हुआ है, लेकिन भविष्य की दिशा अभी स्पष्ट नहीं है। एकदम सही कहा आपने। स्रोत हमें एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाते हैं जो संभावनाओं और चुनौतियों के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। इसकी जो पर्यावरणीय नेतृत्व क्षमता है, वो इसे अफ्रीका और दुनिया में खास पहचान देती है, लेकिन इसे अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने, धन का समान वितरण सुनिश्चित करने और एक स्थिर व समावेशी राजनीतिक व्यवस्था बनाने की गंभीर चुनौतियों का सामना करना है। हाँ। 2023 का तख्ता पलट इस संतुलन को किस तरह प्रभावित करेगा? क्या संरक्षण की नीतियां जारी रहेंगी? क्या आम लोगों के जीवन में कुछ सुधार आएगा? ये आने वाले समय के बड़े सवाल हैं जिन पर दुनिया की नजर रहेगी। और ये सब हमें एक व्यापक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है ना, कि गैबोन जैसे देश जो ऐतिहासिक रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे एक ही प्राकृतिक संसाधन पर अत्यधिक निर्भर रहे हैं, वे सतत विकास के रास्ते पर आखिर कैसे चल सकते हैं? वे अपनी अर्थव्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल कैसे बना सकते हैं, खासकर तब जब दुनिया खुद धीरे धीरे क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है? और इस बड़े बदलाव के साथ साथ वे राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? ये सिर्फ गैबोन के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए एक बहुत अहम पहेली है, जिसके जवाब ढूंढने होंगे।